स्वागत है दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 अंतिम खाते फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 5 आज सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने 1 से लेकर के 4 तक के प्रश्नों को सॉल्व करके वीडियो अपलोड कर दिया है, जो आप मेरे चैनल में विजिट करके देख सकते हैं या फिर आप सर्च कर सकते हैं। अब वो भी नहीं कर पाते हैं तो फिर डिस्क्रिप्शन में जा कर के लिंक देख सकते हैं। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन बिना किसी देरी के। मैं हूं आपका SDM सर। ये है हमारा इंडिया SWIFT, जहां पर हम अकाउंट्स, बिजनेस, मैथमेटिक्स की क्लास देते हैं आपको बिल्कुल फ्री। तो सबसे पहले व्यापार एवं अंतिम खाते में आपको व्यापार खाता बनाना होता है, जिसको आप ट्रेड बोलते हैं। फिर उसी के जस्ट नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। फिर आप बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले व्यापार खाते में क्या आएगा वो बता दूं। जहां पर आपको T दिख रहा होगा वो आएगा व्यापार खाते में, वो आपकी सरलता के लिए मैंने लगा दिया है। तो ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले, फिर आता है परचेस, फिर आता है कोई भी व्यय, कोई भी व्यय नहीं, माल के निर्माण में जो किया गया है व्यय, तो कैरिज व्यय, कैरिज एक्सपेंसेस, वेजेस मजदूरी, वेक्स मजदूरी है ना, फ्यूल्स एंड सेल्स। डिस्काउंट नहीं लिखेंगे क्योंकि डिस्काउंट ये सब तब दिया जाता है जब आप माल को विक्रय करते हैं, मतलब बात का चीज़ है, हाँ अभी नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन आपके सामने है, देख सकते हैं। आपको लिखना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016, जो उसमें डेट दिया होगा। पर्टिकुलर अमाउंट्स, जहाँ पर सबसे पहले आपको डेबिट साइड में लिखना है ओपनिंग स्टॉक। क्या लिखना है? ओपनिंग स्टॉक जितना है ना। फिर आपको परचेस लिखना है। इसमें रिटर्न को माइनस करना होता है, रिटर्न है तो घटाएंगे, नहीं तो फिर एज इट इज़ इसको उतारेंगे। कैरिज था जो ढुलाई हुआ है उसको लिखेंगे। वेजेस जो था मजदूरी उसको लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर फ्यूल लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको सेल लिखना है। सेल में भी अगर रिटर्न है तो आप माइनस करो, नहीं है तो एज इट इज़ इस अमाउंट को लिख दो। फिर है क्लोजिंग स्टॉक, जो कि आपको चिट्ठे में नहीं, तलपट में नहीं मिलता। तलपट के नीचे जो डब्बा के नीचे जो आपको लाइन होता है संयोजन का, एडजस्टमेंट में आपको ये मिलता है। ठीक है, वहाँ से आप उठा लेंगे क्लोजिंग स्टॉक और यहाँ एंट्री कर देंगे। यहाँ पर अब सिर्फ 2 ही चीज़ थे जो समाकलन में लिखे गए हैं, उसको आप ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, और फिर इनको आप आपस में जोड़ के देखेंगे कितना हो रहा है। कैलकुलेटर निकाल लीजिए फटाफट। तो इसके साथ है ना, किसके साथ? CR के साथ DR को माइनस करेंगे, जो बचेगा वो आपका सकल लाभ कहलाता है। इस सकल लाभ को हम ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये ऐसे बनता है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस आपका। तो प्रॉफिट एंड लॉस जो बनेगा उसमें मैंने P लगा दिया है आपके समझने के लिए। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको बहुत सहायता मिल जाएगी समझने में। देखिए, सबसे पहले तो है डिस्काउंट, जिसको छूट कहा गया है। ठीक है, P लिखा है वहाँ पर। किराया तथा बीमा है ना, रेंट एंड इंश्योरेंस। और फिर है आपका व्यापारिक व्यय, विज्ञापन, अशुद्ध ऋण, ऋण पर ब्याज, बैंक व्यय। आप संयोजन देख लेते हैं। भवन पर ह्रास, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा जाएगा। ठीक है, मशीनरी पर 10% ह्रास, ये भी लिखा जाएगा। जिस भी संपत्ति पर अगर ह्रास होती है, कमी आती है, तो वो सब कमी हानि है, इसको विकलन में लिखेंगे। इसके अलावा क्या है, अशुद्ध ऋण के लिए 2050 रुपये का प्रावधान करना है और देनदारों पर छूट निकालना है। ठीक है, दोनों ही क्या है अपने लिए लॉस है ना। तो ये और ये इनको भी लिखा जाएगा। इसके अलावा पूर्वदत्त किराया, अदद ब्याज और रत्य का अंतिम मूल्य यही है जो कि आपने अभी व्यापार खाते में लिखा। ठीक, तो जितना भी हमने टिक लगाया उसको एज इट इज एंट्री करेंगे। चलिए आते हैं अपने आंसर पे। सकल लाभ आपका जितना निकलेगा, ठीक है, उसी अमाउंट को आप इधर विकलन में लेकर के आते हैं। तो सकल लाभ आपका इतना है, उसी को यहाँ पे लेकर के आएंगे जब आप लाभ हानि खाता बनाएंगे। जैसे आपका व्यापार खाता कंप्लीट होता है, आप ऐसे एक लाइन खींच सकते हैं और यहीं से आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुरू हो जाता है। ठीक है, जहाँ आपको यहाँ पर अगर
लाभ हुआ है उसको आप यहाँ समाकलन में लिखेंगे, और अगर आपको हानि हुआ है, लॉस हुए हैं, तो आप उसको यहाँ लिखेंगे। ठीक है। इसके बाद देखेंगे कि क्या क्या मदों में खर्चे थे जिनको लिखना है लाइन बाय लाइन, उनको एंट्री करते जाएंगे। ठीक है। तो अ, भवन पर ह्रास है उसको लिख दिया गया। संयोजन को आप पहले लिख सकते हैं ताकि आप कंझट ना हो, उस बनाने में समय ना जाए, क्योंकि संयोजन को बाद में देखेंगे कि एक ठो काम करेंगे तो समय जाएगा, इसलिए फटाफट संयोजन वाले को पहले बना सकते हो। ठीक है, करना हो तो, नहीं तो आप आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हैं। फिर आपका डिस्काउंट है। ठीक है। फिर रेंट है। रेंट में जो प्रीपेड होता है उसको आप माइनस करते हैं, पूरा तो पहले से दे दिया। ठीक, जो आएगा उसको लिखेंगे। ठीक है। फिर एडवर्टाइजमेंट जो होता है, ठीक, व्यापारिक व्यय जो होता है, बैड डेबिट्स होता है। ठीक है। और ऋण पर ब्याज और अदर अगर कुछ है देना बाकी उसको आप ऐड कर देंगे। इसी तरह से बैंक चार्जेस लॉस है ये है। मशीन पर ह्रास, फर्नीचर पर ह्रास, हाँ। ये जो आयोजन करना था देनदारों पर वो, और ये जो डिस्काउंट निकाला देनदारों से ये, है ना। यहाँ पर आपको सकल लाभ लिख लेना है, ग्रॉस प्रॉफिट। इसके बाद यहाँ पर जितना भी आपको डेबिट साइड में दिखा इनको प्लस करेंगे, और ये जो समाकलन में जो था ग्रॉस प्रॉफिट इसको इसमें से माइनस कर देंगे, जो आएगा आपका नेट लॉस है। तो जब कमी समाकलन पक्ष में है तो वो पूर्णतः लॉस कहलाता है, जिसको आप शुद्ध हानि कहते हैं। क्या कहते हैं? शुद्ध हानि कहते हैं। तो शुद्ध हानि कितने की है? 47,947 रुपये का। ठीक, अब आते हैं बैलेंस शीट में। ठीक है। तो आपने ऊपर अभी संयोजन में देख लिया था कि सॉरी, प्रश्न में पूरा देख लिया था कि कितने सारे आपके संपत्ति थे और कितने सारे आपके दायित्व थे, खर्चे थे, है ना। तो अब ये बनाना काफ़ी सरल होता है, तो इसको ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपको संपत्ति से आप स्टार्ट कर सकते हैं लिखना। कॉलम होता है दायित्व राशि, संपत्ति राशि। ठीक है, इसको बैलेंस शीट कहते हैं जिस वर्ष के लिए बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले जितने भी संपत्ति उसको लाइन से लिख सकते हैं। प्रीपेड लिखा गया है, तो प्रीपेड क्या होता है? पहले से दिया हुआ बीमा या इंश्योरेंस का पैसा, वो आपका पैसा है जिसको आपने पहले से किसी को दिया, संपत्ति है, उसको आप एज इट इज़ यहाँ लिखेंगे। मशीन लिखेंगे, मशीन में जो भी ह्रास है डिप्रिसिएशन करके इसको आप माइनस करेंगे। फर्नीचर लिखेंगे, फर्नीचर में भी जो भी डिप्रिसिएशन ह्रास हुआ उसको आप माइनस करेंगे, और उसके बाद एंट्री करेंगे। भवन में अगर ह्रास हुआ तो आप उसको भी घटाएंगे और लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। ठीक, प्रश्न में अगर गुडविल है तो लिखेंगे क्योंकि वो आपकी संपत्ति है। ठीक है। डेबिटर्स जितने के थे उसमें से जो प्रोविज़न करना था प्रावधान, उसको आप माइनस करेंगे। ठीक है, उसमें से जो भी छूट आपने दी उसको भी माइनस करेंगे, जो अमाउंट आएगा उसको लिखेंगे। ठीक है, आपका जो कैश होता है, या बैंक का कैश हो या नॉर्मल रोकड़ हो, आप उसको लिखेंगे। अंतिम स्कंद आपकी संपत्ति उसको लिखना है। अब आते हैं दायित्व पक्ष में। दायित्व पक्ष में हम देखते हैं आपके पास क्या क्या दायित्व थे। तो ऋण पर ब्याज के अदद थे, और एक अदद था ठीक, हाँ, ऋण पर ब्याज के एक ही अदद थे। यहाँ पर बैंक सॉरी ऋण है। ऋण में ऋण के बाद आपका बैंक ओवरड्राफ्ट है, लेनदार है, क्रेडिटर्स। कैपिटल में जितने भी लॉस हुए हैं, ठीक है, शुद्ध हानि, वो सब घट जाते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको पता चला इतने का लॉस हुआ है, उसको आप घटा दो। घटाने के बाद जो अमाउंट है वो ये है। इसके बाद इसमें अगर ड्राविंग है मतलब आहरण है तो वो भी घट जाता है। इसके बाद जो नेट अमाउंट बचता है उसको आपको एंट्री करना है। ठीक है, तो आपने कैपिटल लिख लिया, क्रेडिटर लिख लिया, बैंक ड्राफ्ट लिख लिया, कोई भी ऋण है आपके पास, लोन है, उसको लिख लिया। यहाँ पर अदद अदद मतलब जो खर्चों का भुगतान करना है वो भी दायित्व है, उसको लिख लिया। ये आपका होता है कंप्लीट। तो यहाँ पर आप दायित्व को जोड़ेंगे, जितना अमाउंट आएगा उतने अमाउंट यहाँ भी आएगा। यहाँ पर दोनों पक्ष बराबर होते हैं। ठीक है, समझ आया? ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लेते हैं ताकि आपका समय ज़्यादा मतलब एक इंतज़ार ना करना पड़े हर एक क्वेश्चन के लिए। ठीक, तो देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए फटाफट समझते हैं कितने मदे आपको लिखना चाहिए। चालान पर प्रेषित माल ये लिखा जाएगा, सेल्स ये लिखा जाएगा। ठीक है, और रहतिया और क्रय और आगत गाड़ी भाड़ा, और संयोजन में बहुत कुछ पता चलता है। संयोजन को पढ़ना जरूरी होता है, इसको इग्नोर ना करें। 250 रुपये माल दान में दिया जिसको पुस्तक में लिखा नहीं है, ये लिखा जाएगा।
यात्रा व्यय का 50% क्रय संबंधी व्यय है। क्रय का व्यय आपको एंट्री करना होगा, एक ये है, ठीक है। 6 7 अमाउंट की एंट्री। अंतिम स्कंद को लिखा जाएगा, ठीक। अब जितने मध्य आपको मिले इनकी एंट्री हम करते हैं। चलिए अब आपको आंसर दिखाते हैं, ठीक है। प्रारूप कैसे बनाना है आपको पता चल गया है इस तरह से लिख करके। चलिए अब मैं आपको डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन इसको बताता हूँ कैसे कैसे क्या क्या लिखना है। ओपनिंग स्टॉक को लिखेंगे, ठीक है। परचेस को लिखेंगे, ठीक है। रिटर्न है तो माइनस, नहीं तो फिर एज इट इज लिखेंगे, ठीक। जो यात्रा व्यय के क्रय में शामिल थे वो निकाल देंगे, और आगत गाड़ी भाड़ा इसको लिख दिया इस तरह से। सेल्स लिख दिए, रिटर्न है तो माइनस, नहीं तो एज इट इज उतारेंगे, ठीक है। अंतिम स्कंद को लिखेंगे, ठीक है। कंज्यूमर को भेजा गया माल या चालान पर भेजा गया माल ये लिखना है, और दान में जो माल दिया उसको लिखना है, ठीक है। इस तरह से इनको आपस में प्लस करो, कितना हो रहा है, इनको आपस में प्लस करो, देखो कितना हो रहा है, दोनों को घटाओ, जो निकला आपका कमी अगर इस साइड है तो ये ग्रॉस प्रॉफिट कहलाता है, सकल लाभ कहते हैं, वो है 36,450, ठीक है। अब आपका प्रॉफिट एंड लॉस देखना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में जितने भी अमाउंट है आप पुस्तक निकाल के देखो, उसको लाइन से एंट्री करो, ठीक है। सबसे पहले डूबत ऋण अशुद्ध ऋण उसको लिख लिए हैं, ठीक है। माल दान में दिया वो भी आपका लॉस होता है, ठीक है। और जो कि यात्रा व्यय क्रय में शामिल थे वो यात्रा व्यय में से उसको आप माइनस कर देंगे, तो फिर जो अमाउंट आएगा उसको लिखेंगे। ये बैड डेबिट्स आपका डूबत ऋण है, ये प्रावधान होगा, ठीक है। उसके बाद रेंट एंड टैक्स है, डिस्काउंट है, ट्रेडिंग एक्सपेंसेस है, व्यापारिक व्यय, ठीक है। उसमें से जो अदर है देना उसको आप प्लस कर देंगे, ठीक है। सैलरी है, सैलरी में अगर कोई और चीज़ का अमाउंट ऐड है तो उसको आप माइनस करके अलग कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका आउटस्टैंडिंग है देना उसको प्लस कर देंगे, फिर जो आएगा आप उसको इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। और बैंक चार्जेस 184 रुपये, और फिर आप यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट लिखेंगे, ठीक है। और ये चालान पर भेजा गया माल ये आपका प्रॉफिट हो जाता है। प्राप्त बट्टा आपका प्रॉफिट हो जाता है, प्राप्त कमीशन आपका प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। हाँ, इसमें से जो अग्रिम है उसको आप प्लस कर देंगे, ठीक है। प्रावधान करना है वो आपको यहाँ लिखना है, और ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, सबको प्लस करेंगे, इनको भी सबको प्लस करेंगे और आपस में माइनस करेंगे, फिर आपका अमाउंट निकल जाएगा शुद्ध हानि शुद्ध लाभ इतना 4,800। अच्छा अभी और है लिखने के लिए, ठीक अभी और है फिर आपको लिखना है ये बैंक चार्जेस, फिर ये एडवर्टाइजमेंट का कितना ऐड हो गया था पहले से उसको माइनस करेंगे, ठीक है। विद व्यय है ना, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। उसके साथ भवन पर ह्रास, फर्नीचर पर ह्रास, जितने भी आपको ह्रास मिलते हैं, ठीक है, इनको लिखेंगे। इसके बाद आपका सारे एंट्रीज करने के बाद दोनों को आप आपस में माइनस करेंगे, आपका डेबिट पक्ष और क्रेडिट पक्ष जितना हो रहा है, फिर जो बचेगा वो आपका सकल लाभ या सकल हानि शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि होगा। फिर आते हैं हमारे बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में आपको जो आपको पता है संपत्ति दायित्व के रूप में उसको स्पष्ट रूप से लिख लेंगे। अब आपको ये पता होगा, ठीक है, कि जितने भी आउटस्टैंडिंग है वो आते हैं दायित्व में, ठीक है, लिबालिटी तरफ, ठीक है। लेनदार है, लेनदारों में जो भी कटौती है छूट हुआ वो अपने लिए लाभ होता है उसको आप माइनस कर दें, फिर ये आएगा अमाउंट उसको लिखना है। पूंजी लिखना है, पूंजी में आपको शुद्ध लाभ जुड़ता है या पूंजी पर ब्याज है वो जुड़ता है, ठीक है। जोड़ने के बाद पूंजी पर ब्याज लाभ को जोड़ने के बाद आहरण को घटा देंगे, उसके बाद जो अमाउंट आएगा उसको आप लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं संपत्ति तरफ, तो संपत्ति में जो भी भूमि भवन फर्नीचर सब है उसको आप लिखेंगे। इसके साथ साथ आपने किसी को एडवांस के रूप में दिया वो भी आपका लाभ है उसको आप लिखेंगे, ठीक है। तो प्रीपेड लिखना होता है पता है, ठीक है। अपराध जो मिलना है वो भी आपकी संपत्ति है उसको भी आप लिखेंगे, ठीक है। भूमि भवन में जो भी राशि आप उसको इस तरह से घटा देंगे, जो इतना रोकड़ा है जितना देनदार है जो प्रावधान थे उसको आप माइनस करेंगे,
इस तरह से, और फिर एंट्री करेंगे। ठीक है, कंज्यूमर स्टॉक ये आपको पता है, अंतिम स्टॉक, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक और प्रीपेड, इन सबको एंट्री करेंगे। जितना आपका ये है उतना ही आपका ये आ जाएगा। इस तरह से आपका कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 को लेकर के अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। सारे संयोजन को स्पष्ट रूप से ध्यान से पढ़ कर के इसको बनाना है। थोड़ा बड़ा है ये, क्योंकि इसमें संयोजन भर भर के दिया है, बहुत सारे पॉइंट भी दिए हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे हम इसके क्वेश्चन नंबर 7 और जितने हैं उसको सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि सभी से चैप्टर बन जाए, किसी से भी कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, क्योंकि ये चैप्टर अकेले 15 नंबर का होता है, जहाँ से एक क्वेश्चन इसके 15 नंबर के होते हैं, जहाँ से अकेले 15 नंबर का आना है। इस चैप्टर के भरपूर सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लो। मैं क्रियात्मक प्रश्न बनाते जा रहा हूँ, आप इसका एग्जाम्पल भी बनाते जाओ जो बुक में है, क्योंकि ये दोनों आती हैं। तो आप सिर्फ क्रियात्मक प्रश्नों का प्रैक्टिस किया और एग्जाम्पल करने की है, और इसमें कुछ ऐसा पॉइंट है जो आपको समझ नहीं आया तो फिर आपको गया, इसलिए आप एग्जाम्पल को भी बना बना कर देखिए। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।